Abhas, thank you. No, that's my And pleasure. I'm extremely excited about this सुपर हिट शो जो आ रहा है. इसका नाम है सुरों का एकलव्य. और क्या अंदाज अंदाज वही, आवाज नहीं. हमारा अंदाज जो वही, मोटिव है. आवाज. क्या बात है, ब्यूटीफुल. और मैं इधर आके इतना अच्छा लगा, जो नए नए टैलेंट जो आए हैं, आउटस्टैंडिंग. और मैं जिसके लिए आया हूँ आज, किशोर मामा, मेरा मामा जी किशोर कुमार जी. उनका घराना का कुछ आर्टिस्ट, बहुत आर्टिस्ट आए हैं, लेकिन आज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं किशोर कुमार घराना से. मेरा काफी फेवरेट है और मेरा हिसाब से पूरा दुनिया का फेवरेट हो जाएगा कुछ दिनों से, माने जैसा जैसा शो शुरू होगा. का नाम है राहुल देव. प्लीज कम ऑन द स्टेज. आ जाओ. एंड ही इज सो एक्सट्रीमली टैलेंटेड. और मैं चाहता हूं बस, बहुत मेरा आशीर्वाद तो है ही, प्लस मेरा सबसे फेवरेट दो म्यूजिक डायरेक्टर बैठे हैं, इस्माइल दरबार और जतिन पंडित, जो मेरा जनरेशन का बाद जो म्यूजिक डायरेक्टर आया है, मेरा सबसे फेवरेट है. और उन लोग भी पूरा मेरा साथ है. उन लोग रफ़ी साहब का, लता जी का कर रहे हैं, घराना का कैप्टन है. तो बस मैं चाहता हूँ राहुल, तुम एकदम जमा दो, एक अच्छा से गाना सुना दो किशोर कुमार जी का नाम से. महागायक किशोर कुमार जी, नमस्कार, धन्यवाद. नमस्कार सब लोगों को, आप सबको नमस्कार. गजेंद्र सिंह जी, अशोक बाबू, संजय बाबू, साईं बाबा टेलीफिल्म्स, इन्होंने एक शो शुरू किया जिसका नाम सुरों का एकलव्य है. इसके पहले भी हम लोग ने बहुत बहुत रियलिटी शो किए और हमेशा ये फीलिंग आई कि हम 5 स्टार होटल में हैं. लेकिन आप यकीन मानिए, यहां जब आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम मंदिर में हैं. और उसकी वजह जो है 2-4 एपिसोड होने के बाद में समझ में आने लगी. वजह यह है कि इन्होंने तीन भगवान बिठा रखे हैं यहां. लता जी, किशोरदा, रफी साहब. अब इनकी जो गरिमा है, इनकी जो ऊंचाई है, और जो इन्होंने ऑरा क्रिएट किया है पूरे दुनिया में, वो ईश्वर से या किसी पैगंबर से कम नहीं है. और उनका जो अंश है इस वातावरण में जब घूमता है तो ऐसा लगता है कि ईश्वर की घंटियां बज रही है, अजान हो रही है, या कोई बच्चा मासूम हंस रहा है, ऐसा लगता है यहाँ के. आपको भी यहाँ ऐसा लगेगा जब आप टीवी पे देखेंगे. ये मैं दावे से कह सक रहा हूं, और इसमें कोई छल कपट नहीं है, एकदम सच्ची बात है. यहाँ जो बच्चे कलाकार जो छन छन के अब फाइनल की तरफ जब पहुंच रहे हैं, इतना अच्छा गा रहे हैं, इतना अच्छा गा रहे हैं कि आप यकीन मानिए कि वो बापीदा का हो या इस्माइल भाई का हो, उसको जब एलिमिनेशन आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं. क्योंकि इतनी अच्छी उसकी जर्नी रही और इतना अच्छा उसने कंट्रीब्यूट किया सुरों के एकलव्य में कि दुख होने लगता है. बहुत कुछ कहने को है, क्योंकि इतनी एपिसोड हो चुके हैं और अच्छे खूबसूरत तजुर्बे हुए हैं यहाँ आने के बाद. बस मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के रियलिटी शो जो हैं वो और बने, क्योंकि हमारे देश में इतनी क्षमता है, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, कैसा हो सकता है. और गजेंद्र जी ने ये बीड़ा उठाया है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, उनको आशीर्वाद देता हूँ और कहता हूँ कि जब कभी भी आपको हमारी ज़रूरत हो, बापीदा को, इस्माइल भाई को, मेरी को, तो हम लोग उनके घर की तरह उनके साथ जुड़े हुए हैं. आभास है, बहुत अच्छा एंकर है, बहुत इसने सहयोग दिया. हमारे बापीदा जब कभी भी बोलते हैं तो एक तजुर्बा उनके बोलने में झलकता है. इस्माइल भाई मासिस को बहुत अच्छा संभाल रखा है इन्होंने, जब कभी बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है.
फिर नागेंद्र जी और अतिजीत हमारे म्यूजिशियन के साथ कोऑर्डिनेट करके जो भी गाने हैं लता जी, रफ़ी साहब, किशोर दा के, उनको एक नया रूप देते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी प्यारी बिटिया है, ये सामने जो बैठी है, ये छोटी सी है, 16 साल की है, लेकिन बपीदा इसको बेबी बुलाते हैं, गुड़िया बुलाते हैं, सॉरी गुड़िया बुलाते हैं। इस्माइल भाई का भी बहुत बहुत इसको ऊपर प्यार है। जब कभी भी थोड़ा बहुत 19 गला खराब होता है तो इतना प्यार से डांटते हैं कि वो डांट आशीर्वाद से कम नहीं लगता। तो ये बिटिया को मैं बुलाता हूं। अनुष्का बनर्जी नाम है इनका, बंगाल की है। बड़ी मीठी धरती है भगवान बंगाल की, आप लोगों को ये बात पता होगा। ये मेरी बिटिया गाएगी, इसको आशीर्वाद दीजिए आप। इस्माइल जी, क्या हाल है आवाज? एकदम फर्स्ट क्लास सर। नमस्कार, आप सबको मेरे बहुत दिल से सलाम है। देखिए, ये 3 तस्वीरें जो लगी है, यहां तक तो पहुंचना बहुत नामुमकिन है, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में, क्योंकि ऊपर वाले ने इनको बहुत फुर्सत से बनाया था और बनाने के बाद इनकी डाई उठा के फेंक दिया, तोड़ ताड़ के, कहानी खत्म। अब इस कहानी को जन्म दिया गजेंद्र सिंह जी ने, ताकि कुछ इस युग के नए बच्चे आए और कम से कम इनकी पैरों की धूल भी बन जाए ना, तो भी इस दुनिया में उनका बहुत बड़ा मकाम बन सकता है। अब ज्यादा बात करूंगा तो बहुत बोर हो जाएंगे आप लोग, तो मेरे ख्याल से काम की बात करना चाहिए। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि रफ़ी साहब एक इंसान के रूप में फरिश्ता थे। वो, अगर जिसे हम कहते हैं ना कि फरिश्ता कैसे दिखता होगा, तो मेरे ख्याल से वो रफ़ी साहब जैसा ही दिखता होगा। तो अब इस फरिश्ते के घराने में रहकर मुझे ऐसे कैप्टन बिठाया गया। मैं इस लायक तो नहीं हूं, बट मैं दिल से कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी तरह आज के हमारे जो बच्चे हैं उनको ये बात पता चलनी बहुत ज़रूरी है कि ये 3 महान हस्तियां क्या थी, किस तरह की थी, किस तरह वो लोग गाते थे, किस तरह अपना जीवन बिताते थे और किस तरह वो सोचते थे। तो ये सारी बातें आपको इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम भी एक ऐसा ही है जो मेरे ख्याल से इससे पहले कभी इस तरह का कॉन्सेप्ट आया नहीं और आगे भी आने की कोई उम्मीद नहीं है। जब इनकी डाई बना के तोड़ दी गई है तो मेरे ख्याल से मैं गज्जी को कहूँगा कि इसकी भी, ये प्रोग्राम के बाद इसकी भी डाई को तोड़ ही दिया जाए, क्योंकि इसके आगे कहानी इन 3 से बड़ा कोई हो नहीं सकता है और इस शो से भी बड़ा कोई नहीं हो सकता है। अब रफ़ी साहब के स्टाइल से गाना गवाना तो जस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज तक जितने भी फॉलोअर्स आए उनके आजू बाजू में ही रहे, उनके करीब भी नहीं पहुंच पाया कोई भी। तो मैंने सोचा चलो कुछ तो दिमाग लगाया जाए जो आज के बच्चों तक भी पहुंचाई जाए ये बात, और थोड़ा नया तरीका भी हो। तो उस नए तरीके में ये सोचा कि जैसे हमारे भप्पीदा हमेशा लेडी रफ़ी के नाम से बुलाते नीलांजना को, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा नया किया जाए जो आप लोगों को भी पसंद आए। कि भाई अगर रफ़ी साहब ने ये गाना ऐसे गाया था तो हम इस लड़की को ये गाना किस तरह गवाते हैं, तो एक नया रास्ता भी लोगों को सामने आ जाएगा। और मैं चाहूँगा कि नीलांजना आप आइए यहाँ पर। ये रफ़ी साहब के गाने को बहुत आज के अंदाज में हम लोगों ने इसको कोशिश की है और मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और बेटा ऐसे गाना जी। कि हमारी जो आज की जितने भी बच्चे हैं उनको एक पुराने कंपोज़र, पुराने सॉन्ग राइटर और हमारे ये फरिश्ते जैसे सिंगर्स
ये लोगों को समझ में आए कि ये लोग क्या थे, है ना। बिल्कुल सर। तो बस आप रफ़ी साहब को अपने अंदर बसा लो और ऐसा गाओ कि सबको मज़ा आ जाए। बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू। गज जी, आपसे 2-3 पर्सनल सवाल मेरे हैं कि इतना कमाल का इंस्पिरेशन कहाँ से आया सर आपको? और मैंने सुनते ही जो आपको बोल दिया था कि मैं थोड़ा इनफॉर्मल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सर ये मेरी तबीयत का शो है सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस टू मी। और क्या इंस्पिरेशन थी, क्या सोच थी ये शो के पहले जो आपको ये इंस्पिरेशन मिली, आपने इस तरह का शो डिज़ाइन किया, कॉन्सेप्ट क्रिएट किया? क्या पावर थी, क्या एनर्जी थी? प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ। सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। एंड आभास ने एक ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि मतलब मुझे तो हमेशा कैमरे के पीछे रहने की आदत है, लेकिन वैसे भी बहुत डर लग रहा है। Not at all, sir. You've been so inspiring ever. आभास वैसे तो मतलब बहुत जर्नी लंबी रही है। एक एक मतलब कुछ ऐसा ईश्वर ने आशीर्वाद दिया या उनका कुछ ऐसा कर्म था कि हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया कि लोगों को अप्रिशिएट किया, लोगों ने उसको बहुत सराहा। तो उसी तरह से जब एक ऐसा समय था, एक ऐसा युग था कि जहाँ पे हमको ये शो करना था, जब ये मन में आया कि सुरों का एकलव्य क्रिएट किया जाए और 3 ऐसे दिग्गज जिन्होंने भारतीय संगीत की बुनियाद रखी है, जिन्होंने पूरी दुनिया में मतलब अगर भारतवर्ष को कहा जाए कि मतलब भारतीय म्यूज़िक, भारतीय फिल्म संगीत म्यूज़िक को इन्होंने जन्म दिया है, इन्होंने मतलब पूरी दुनिया तक मतलब पहुंचाया है, अप्रिशिएट किया है। तो किशोर कुमार मतलब अपनी आवाज़, अपनी जादू, अपनी गायकी से पूरी दुनिया को जीता। रफ़ी साहब को मतलब क्या मैं हूँ बोलूँ, मैं क्या बताऊँ उनके बारे में। पूरी दुनिया को मतलब उन्होंने अपनी आवाज़ से, अपनी सहनशीलता से, अपनी तरह से, अपनी गुणों से, अपने कर्मों से मतलब जीत लिया। और हमारे बीच में जीती जागती लता मंगेशकर जी और कल ही मैं और जतिन जी गए थे मिलने के लिए। क्या बात है। मिल तो नहीं पाए हम लोग उनसे, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत सा एक जतिन जी को लिख के भेजा। जतिन जी ने बहुत कोशिश की बात करने के लिए और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जब हम क्राउन करेंगे किशोरदा को, रफ़ी साहब को, लता जी को, तो जतिन जी का ये था कि हम आपको आकर के पर्सनली क्राउन करें। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है और जतिन जी हम सब पूरे तीनों जजेस मिल करके जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो एक अद्भुत, बहुत सुनहरा मौका हम सबके लिए काम करने के लिए। और इस शो को बारे में मतलब जैसे बाकी शोज़ किए थे उसी तरह से मतलब ये था कि इसको क्रिएट किया जाए, इसको बनाया जाए। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ी हमारी टीम की तो रही है, लेकिन इन 3 जजेस की, इनके बारे में मैं क्या, मेरी कोई औकात नहीं है बोलने के लिए। आभास बापी लहरी साहब, जब उनसे बात की, जब उन्होंने अपने बात हमने उनसे सामने रखी तो उन्होंने स्वीकार कर लिया मतलब किशोरदा को बापी साहब ने जिया है। एक ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा काम किया है इन लोगों ने जो मतलब कि पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। जतिन जी और लता जी के बारे में क्या कहूँ, मतलब इन लोगों ने मतलब कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसे किया है। तो मैं सोचा कि जतिन जी से बेहतर कौन मतलब बता सकता है, कौन जी सकता है। और अपनी एक पर्सनल ट्यूनिंग थी जतिन जी के साथ काम करने की, तो जतिन जी ने स्वीकार किया। बात रह गई रफ़ी साहब के बारे में, तो बहुत से मतलब सोचा, बहुत विचार किया। और हला इस्माइल जी ने मतलब कुछ काम नहीं किया था किशोर रफ़ी साहब के लिए, लेकिन जो मुझे समझ में आया, जो मुझे लगा कि इस व्यक्ति जितना खूबसूरत, शानदार और इनकी जो एक साधुवाद तरीके का है, जो बात करते हैं साधुवाद की, जो बात ओरिजिनल करते हैं, कभी कुछ जो मन में आता वही बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि और अपने इन्होंने संगीत से पूरी दुनिया को जोड़ा है। तो इस्माइल जी ने स्वीकार किया मेरी बात और मतलब आप बता नहीं सकता हूँ कि इन जजेस ने किस तरह से मेरी बात मानी है, किस डीडी पे करने के लिए, स्वीकार करने के लिए। ये देखिए फ़ोन बज रहा है तो अपने आप में कितना सहज बात है। तो मैं इन तीनों लोगों का झुक करके मतलब प्रणाम करता हूँ सर आप लोगों का। आप लोगों की वजह से इतना बड़ा शो संभव हो पाया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बपीदा। मैं एक बात का कहना चाहता हूँ, प्लीज राजेंद्र जी, 47 इयर्स मैं काम कर रहा हूँ ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में। किशोर कुमार जी लास्ट सॉन्ग गाए थे मेरा साथ
जिस दिन नेक्स्ट दिन उनका स्वर्गवास हुआ। लेकिन मैं सोच नहीं सका जो आपका गजेंद्र जी, आपका क्या कॉन्सेप्ट लेके आए हैं आप, जो आज पूरा दुनिया को आप दिखा रहे हैं, जो किशोर कुमार, लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी साहब का ऐसे एक प्रोग्राम। थैंक यू गजेंद्र जी फ्रॉम माय हार्ट। आप दुनिया में आपका नाम आना चाहिए गिनीज बुक में। मैं तो देखा नहीं, मैं भी अमेरिका जाते रहता हूँ। आज एल्विस, थैंक यू। बीटल्स, जिना लोलो ब्रिगिडा से कब कम बहुत बड़े बड़े सिंगर, आर्टिस्ट, एक्ट्रेस थे, लेकिन उनका नाम में कभी शो नहीं हुआ, आप ही कर दिया। थैंक यू वेरी मच। एक ही नाम है, सुरों का एकलव्य। That's right. धन्यवाद। Thank you so much, थैंक Babita. यू सर, थैंक यू, थैंक यू दादा। मेरे पास तो शब्द नहीं है कि आप लोगों ने इसको तीनों लोग मिलकर के इतना बड़ा बना दिया है कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ शायद लग रहा होगा कि अतिशयोक्ति लग रही होगी या कुछ कहानी लग रही होगी, लेकिन जब आप लोग देखेंगे तो दादा लोगों ने मिलकर के शो को जिया है। एक लगेगा कि इस समय में इस जगह पे भी एक बहुत नयापन लगेगा, आपको प्राउड होगा, फक्र होगा देख करके। थैंक यू। और मैं एक बात Please. कहूंगा, जतिन पंडित, इस्माइल दरबार, इतना सिंसियरली, मैं भी बहुत शो किया, दिल से उन लोग कर रहे हैं आपका शो। बिल्कुल दादा। मैं इस्माइल को, जतिन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस दे सो नाइस। और जजेस और हम लोग तीनों मिलकर ऐसा लगता है एक मंदिर में, जो तुमने बोला बहुत अच्छी बात बोला जतिन, ये लगता है टेम्पल, ऐसा नहीं लगता है कोई शो में आया। आप तो सब शो क्रिएट किया। गजेंद्र जी, आप क्रिएटर ऑफ द ऑल शोज। थैंक यू दादा। थैंक यू वेरी मच फॉर जजिंग दिस शो, कैप्टन। थैंक यू वेरी मच। Thank you, थैंक यू Dada. गजेंद्र जी, Thank you. थैंक यू, Thank you. गॉड ब्लेस। Thank you so और much, Babita. आभास, वन एंड ओनली, Thank you so much. वन एंड ओनली, कितना अच्छा किया कंपेयर, अरे भैया देखो, मैं ये बात हमेशा इनसे कहता हूँ बहुत अच्छे। कि गज्जी आपको ऊपर वाले का वरदान है, और जिनको ऊपर वाले का वरदान होता है वो कभी लाइफ में फेल नहीं होते। धूप और छांव तो जिंदगी में लगी पड़ी है, वो तो ऊपर वाले ने वो नियम ही बनाया है, मगर जिनको वरदान मिल जाते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। और गज्जी ऐसा नहीं है कि मैं मीडिया के सामने या आपको चढ़ा रहा हूँ, मैं पीठ पीछे भी हमेशा कहता हूँ, और ये सच है कि आपको भी एक ही बनाया है ऊपर वाले ने। थैंक यू सर, थैंक यू सुमन जी, थैंक यू। थैंक यू। देखिए, इतना अच्छा बबीता ने बोला, इस्माइल ने बोला। देखिए, जब रेवोल्यूशन होता है वो आदमी को पता चलता है। जैसे किशोर दा आए थे तो हमको पता चल गया कि यार ये क्या सिंगर हैं। जब आराधना से आए थे, बच्चन साहब आए थे, तो भी हमको पता चला कि यार क्या देखो ये एक्टर आया, दिलीप साहब के बाद कोई आया था। और इसी तरह म्यूजिक डायरेक्टर में भी पंचम दा आए, बपी दा आए, तो एक नया रंग लाए। आप यकीन मानिए, जब जब गजेंद्र सिंह जी कोई टीवी शो लाते हैं ना, तो उसमें कुछ सोच जरूर लगती है कि ये सोच के कुछ आया है, और वो सोच घूमते फिरते एक ऐसी बुनियाद को जाकर टकराई है कि मुझे इससे ज्यादा मजा आज तक कोई शो में नहीं आया। बिलीव करिए, ट्रू। इतनी ऑनेस्टी और इतनी प्योरिटी मैंने यहाँ देखी है। और मैं इसका पूरा जो इनकी सोच है, और जो लोग भी इसके साथ जुड़े हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं खासतौर पे सॉरी कट कर रहा हूँ जतिन जी, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि कल हम लोग गए थे लता जी से मिलने के लिए, और जतिन जी का डिटर्मिनेशन, इनका संकल्प, इनका पूरा जो एक होता है कि नहीं मुझे मिलना है। आए ऑफिस में, हम लोग गए वहाँ पे हमको कहा आधे घंटे बैठने के लिए, फिर आधे घंटे के बाद हम लोग ऊपर गए, और जतिन जी ने जिस तरह से बातें की, जिस तरह से लगे, अपने आप में जतिन जी एक लेजेंड हैं। अपने आप में इन्होंने एक पूरा इतिहास लिखा है म्यूजिक को लेकर के। तो उस व्यक्ति को देख करके, इतना झुक करके, इतना विनम्र होकर के ऐसी बातें कही, और दीदी ने मतलब स्वीकार किया कि ठीक है, आप आ करके हम आपको अपना जो भी आपकी सोच है, जो भी कल्पना है, आप पूरा कीजिएगा। तो मुझे बहुत प्राउड हुआ जतिन जी, बहुत नाज हुआ, बहुत ये हुआ कि हमारे जजेस इतनी मतलब लाइक सहनशील, इतने इस युग के, मतलब आप लोग अपने आप में लेजेंड हैं सर, अपने आप में एक मतलब सृष्टि को रचे, इस म्यूजिक को रचे इस युग में। तो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए शो को। थैंक यू इस्माइल जी, थैंक यू दिल से, मतलब थैंक यू सर, थैंक यू सर, प्लीज सर। आभास, तुम्हारे बारे में क्या बोलूं यार, तुम मतलब जब मैंने सुरों का एकलव्य, थैंक्स टू साईं बाबा टेलीफिल्म्स, गजेंद्र जी को, जिस ढंग से उन्होंने आज तीनों लीजेंड को डेडिकेट किया। हम लोग तीनों कैप्टन हैं,
बट मैं देखिए ये तीनों का साथ बहुत काम किया। किशोर कुमार जी, रफ़ी साहब ने बहुत सारा गाना गाया, लता जी कम से कम मेरा 200 से ज़्यादा गाना गाए। फ्रॉम माई चाइल्डहुड एज एट द एज ऑफ 4 years आई नो हर बिकॉज माई फादर अपरेश लहरी उनके साथ बहुत काम किया। तो उनके लिए जो हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं ये शो में, ये एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्शन है। ऐसा लगता है दुनिया में ऐसा क्या दुनिया में हुआ ही नहीं। मैं भी जाते रहता हूँ अमेरिका, लंदन, बट आज तक बड़े बड़े लोग को जो पिलर है, ये तीनों पिलर है, लीजेंड नहीं है, दे आर द पिलर ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री। जिस ढंग से ये शो हो रहे हैं आप लोग देखिए, DD1 में देखिए शो, सचमुच आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। क्यों इतना अच्छे हैं, इतना अच्छे सिंगर्स आया। और जैसा मेरा घराना में राहुल देव, जैसा आपने सुना अभी अनुष्का, लता जी का घराने में और भी सिंगर है। और ये नई लड़की जो आई है लेडी रफ़ी, मैं नाम दिया, गिटार बजा के रफ़ी साहब का गाना गाता है। ये समथिंग न्यू, पता न्यू जनरेशन। तो बस मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, दिस शो विल बी द सुपर हिट। आप लोग देखिए जरूर, सुरों का एकलव्य जो आप लोग DD1 में देखेंगे, DD नेशनल में जरूर। थैंक यू। और भी आगे चलने वाला है, तो आप बताइए कि आपका पर्सनल कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि हम सभी देख रहे थे कि एक इमोशनल भाव भी था, जैसे कि मंदिर की बात कही गई कि यहाँ पर हम सभी आते तो फील होता। आप बताइए आपका क्या टेक है? ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि जैसे मैंने रफ़ी साहब के साथ ना काम किया, ना मैंने कभी उनको देखा, तो अभी मुझे इस शो से सबसे बड़ी फीलिंग ये आ रही है कि मैंने उनके साथ काम भी किया और वो हमेशा मेरे साथ ही है और उनको मैंने हमेशा देखा। ये एक फीलिंग जो थी पहले कि मैंने देखा नहीं, मैंने काम नहीं किया, अभी मुझे ऐसे लग रहा है मैंने काम भी किया और मैं उनको रोज़ देखता हूँ। और दूसरी फीलिंग ये है कि देखिए आजकल के जो बच्चे हैं उनको हमारे ये लेजेंडरी सिंगरों के बारे में पता चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के सिंगर्स कभी आ नहीं सकते वापस, कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब ऊपर वाला ही नहीं चाहता है ना, जब ऊपर वाला अगर नहीं चाहे किसी चीज़ को तो वो नहीं चाहता है। तो ये हम सबको मान लेने में ही भलाई है, बट हमारे आज के बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि ये 3 लेजेंड ये थे, इस तरह के इनके गाने थे, इस तरह की इनकी ज़िंदगी थी। तो इस शो से ये सारी चीज़ें हमारे आज के बच्चों को एकदम क्लियर समझ में आएगी। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादातर इस शो को बच्चे लोग देखें, क्योंकि अगर बच्चे देखेंगे, जो गाना बजाना सीखना चाहते हैं, जो गाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल का जो गाना है वो थोड़ा अलग सा गाना है, बट इन लोगों ने जो गाया था वो लाइव रिकॉर्डिंग गाई थी, है ना। और कैसे वो लोग एक्सप्रेशन देते थे, कैसे अल्फाजों को बोलते थे, कैसे सुर लगाते थे, कैसे वॉइस क्वालिटी, तो ये सारी चीज़ें एक साथ थी इनके अंदर। और ये चीज़ अगर सीखना है तो ये शो तो देखना ही पड़ेगा, और शो देखने के लिए तो पैसे तो लगते नहीं हैं, है ना। थोड़ा सा वक्त लगेगा मगर बहुत कीमती चीज़ मिलेगी अगर देखेंगे तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों से, ख़ासकर बच्चों से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे आज के बच्चे बहुत दुनिया में नाम करें और बहुत अच्छा काम करें। थैंक यू। सर, शुरू का एकलव्य के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है, हम सभी ने देखा काफ़ी इमोशनल भी हमें हम सभी यहाँ पे दिखाई दे, बप्पी देने बोला आपने, आपसे बात है, आप बताइए कि कैसा रहा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस? आप लोग सबका स्वागत है। सबसे पहले देखिए, लता जी जो है, लता जी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं लता जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बप्पी दा किशोर दा को कर रहे हैं, और इस्माइल भाई जो कर रहे हैं रफ़ी साहब को कर रहे हैं। तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि 3 भगवानों में से एक भगवान इस वक्त धरती में है और वो लता जी हैं। और कल हम
उनके चरण छूने गए। लता जी, राहुल बेटा वो मेरी वो किताब लिया ना लता जी की, मैं इनको इधर दिखाई। तो कुछ झलकियाँ भी आपने हाँ, दिखाई, तो उनका तो क्या reaction लता था? जी आजकल बहुत भक्ति रस में हैं, अपना एंजॉय करती हैं, लाइव पिक्चरें देखती हैं और ज़्यादातर दुनियादारी में नहीं इतना रुचि रख रही हैं, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ कर लिया, अब उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो जब हम पहुँचे तो उषा मंगेशकर जी से बात हुई और उषा जी ने हमको बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार दिया। और फिर गजेंद्र जी ने उनको सारा फॉर्मेट बताया शो का कि इस तरह है, लता जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये 3 जो सुरों के एकलव्य हैं, एकलव्य क्या, ये तो हमारी धरती के भगवान हैं। तो ये सारी लता जी तो खुद बहुत रफ़ी साहब के साथ इतना काम किया, किशोर दा के साथ इतना काम किया, और वो सिरों का क्लब जब कॉन्सेप्ट उन्होंने देखा तो वो उनकी सिस्टर ने देखा और वो बहुत खुश हुई। वो कन्विंस हो गई कि ये कोई कमर्शियली सिर्फ सोचा नहीं गया है, ये भावना से जुड़ा हुआ शो है। और ये बात उनको समझ में आई तो उन्होंने बोला कि देखिए लता जी आजकल बिल्कुल कोई रियलिटी शो या कुछ बाइट्स वगैरह नहीं देती, लेकिन ये जो आपने प्रस्ताव रखा है इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो सोचा जा सकता है इस बारे में। और बस उन्होंने मेरे को बहुत खूबसूरत एक ये तोहफा दिया और इसमें लिख के दिया उन्होंने मुझे, तो ये उनका आशीर्वाद समझ के मैं अपने मंदिर में रखूँगा। और इसी उम्मीद से कि भाई लता जी जो हैं इस शो का भले ही सूक्ष्म रूप में सही एक हिस्सा ज़रूर बने, क्योंकि वो भगवान जो है धरती में मौजूद है। और आप यकीन मानिए कि इस शो करते वक्त कई बार इतना भावुक होना पड़ता है, इतना उतार चढ़ाव खूबसूरत है, हेल्दी, अनहेल्दी कुछ भी नहीं है, सब हेल्दी। और ये शो, इसका प्रचार अगर होता है तो एक अच्छी चीज़ का प्रचार होगा, एक अच्छी सोच का प्रचार होगा और एक अच्छे पाक साफ रियलिटी शो का होगा, इसकी जो धरोहर है वो बहुत मजबूत और बहुत सच्ची और बहुत कामयाब, ये इसका बेस है। लता जी का जो योगदान है संगीत के क्षेत्र में, उसको अगर हम थोड़ा सा भी पब्लिक तक पहुंचा सके नए अंदाज में, तो ये हमारे शो की जीत है। उसी तरह रफ़ी साहब और उसी तरह लता जी। और मैं बहुत अपने आप को, मेरे आहू भाग हैं कि मैं किसी तरह से लता जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि लता जी के साथ मैंने बहुत काम किया। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, गैंगस्टर और काफ़ी अनेक पिक्चरों में किया मैंने। और सबसे बड़ा हिट जो हुआ मेरा, आज 22 साल हो गए, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे अभी भी चल रही है। तो ये जो लता जी ने हमारे सर पे ताज रखा है, इस ताज की इज़्ज़त हम करते हुए, अगर कोई लता जी जैसे मेरी घराने में, लता जी के घराने में एक लड़की है अनुष्का बनर्जी, वो बहुत अच्छा गाती है। आप उसका ट्रैक देखिएगा, उसके वो मोती है जो लता जी के माथे का तिलक नहीं बन सकता, लेकिन उनके पैरों की पायजेब में ज़रूर जुड़ सकता है। इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। और अगर आप कुछ और पूछना चाहें तो मुझसे बताइए। एक हमारी तरफ से एक आखिरी सवाल ये है कि आपके जो गाने हैं दिलवाले दुल्हनिया के बर्बाद अभी भी लोगों की जुबान, प्रेजेंट टाइम पे हम देखें रिक्रिएट का टाइम है, लोग रिक्रिएट कर रहे हैं, आप कितने सहमत हैं रिक्रिएट तो से? देखिए, वक्त है और वक्त तो बदल ही रहा है, जैसे वक्त चलता जाता है बदलता जाता है, और उसके हिसाब से लोग बदलाव करते हैं अपनी अपनी तबीयत से, अपनी अपनी जानकारी से। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई तस्वीर में कोई रंग अगर उसको बनाते टाइम जो रंग जोड़ा है, उसमें दूसरे रंग डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई डालता है और उससे उसको कोई फ़ायदा होता है, वो तस्वीर का नक्शा ना बिगाड़ते हुए, तो कोई बुरी बात नहीं। थैंक यू सर। श्योर।
फंसा दो यार, कई लोगों का हाथ पूरा आ रहा है। चलो सब करो ना सर को हाथ में सर कोई भी क्लियर भी लो ना, थोड़ा सर थोड़ा सा सर, थोड़ा सा आप ये साइड बस। रोला। हाँ नीचे करो। ओके गजेंद्र जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सुरों का एकलव्य। हम देखते हैं आप जो कुछ भी लाते हैं लोग बहुत ही पसंद करते हैं, और इस बार एक बार फिर से आप सुरों का एकलव्य। आपके बारे में हमेशा एक ऐसी बातें कही जाती है कि हुकुम का इक्का निकालते हैं और वो हमेशा धमाकेदार होता है। तो ये बताइए सुरों का एकलव्य कैसा रहा एक्सपीरियंस, और आपके चेहरे पे जो खुशी है हम चाहेंगे आप उसे बयां करें। थैंक यू सो मच आप लोगों का आने के लिए यहाँ पे। और सुरों का एकलव्य अपने आप में एक कहूँ तो इतने शोज़ किए, लेकिन अपने आप में एक बहुत ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 ऐसे लेजेंड हिंदुस्तान के जिन्होंने भारतीय संगीत की बुनियाद रखी हुई है, किशोर दा, रफ़ी साहब एंड वन एंड ओनली लता जी, जिनके गाने मतलब सुन करके, जिनके रिक्रिएट करके लोग आज भी जीते हैं। आज भी मतलब अपना पूरा का पूरा मतलब एक वर्ल्ड मतलब बना दिया इन लोगों ने। एक पूरे वर्ल्ड में भारत का म्यूज़िक का स्थान राज्य हो गया। तो मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी एक सोच थी कि मतलब जिम्मेदारी क्या कहूँ, मेरी एक सोच थी कि मतलब बहुत दिनों से तमन्ना थी कि इन 3 घरानों को क्यों न बनाया जाए, और इन 3 घरानों को प्रेजेंट करने के लिए मतलब जो हमने नाम सोचे, जो हमने नाम तय किए, पहला नाम आया किशोर दा का, पपी लहरी साहब। और किशोर दा को पपी लहरी साहब ने इतना जिया है, इतना क्रिएट किया है, इतने गाने किए हैं, इतनी कहानियाँ हैं, और जो रिलेशन है, जो बॉन्ड है, जो एक निकल करके आता है शो में, और कुछ ऐसे अमेजिंग टैलेंट पपी दा ने क्रिएट किए, कुछ ऐसे ऐसे गाने किए, मतलब गाने तो पुराने ही हैं लेकिन उसको अपने तरीके से नया क्रिएट किया। तो वो एक सुन करके, देख करके लगता है कि वाह। फिर उसी तरह से बात आती है रफ़ी साहब को। तो इस्माइल जी, जैसे कि आप सबको पता ही है कि उनका म्यूज़िक, उनका काम करने का तरीका, उनका एक जीते हैं म्यूज़िक को। तो रफ़ी साहब का और इस्माइल जी का जो एक अटूट बंधन, एक अटूट रिश्ता, एक जो अटूट काम करने का वो एक पैशन जो निकल कर के आया और देखने को मिला शो में, वो एक अद्भुत अपने को लगता है। और लगता है कि जो मतलब जनता देखेगी, जो लोग देखेंगे, और जो इससे घराना क्रिएट होगा, जो म्यूज़िक क्रिएट होगा, वो एक नए दुनिया में जाएगा, एक नए तरह से लोग अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि कुछ इस्माइल जी ने लड़कियों को लेकर के गवाया है अपने घराने में। हालांकि रफ़ी साहब में मोस्टली लड़के ही गाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं गजेंद्र, हम कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट किया। और कुछ लोगों ने इतना खूबसूरत गाया है कि देख करके लगता है कि मतलब कि बिलीव नहीं होता है कि मतलब जिस तरह से गिटार लेकर के, जिस तरह से वो गाने को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया, जिस तरह से गाया, मतलब आजकल के ज़माने में कोई नहीं गा सकता। और रह गई बात लता जी को, मुझे लगा जतिन जी ने मतलब इतना काम किया है, इतना काम किया है। कल ही हम गए थे लता जी से मिलने के लिए, बात करके आए हम लोग कि जतिन जी, उनको एक मतलब सम्मान, एक आदर्श, एक मतलब उनका आशीर्वाद लें शो में। तो हमको मतलब एक मतलब भरोसा हुआ है कि हम लता जी से मिल पाएंगे और उनसे वो मतलब आशीर्वाद ले पाएंगे कि ये काम हम करेंगे। तो बहुत नाज होगा। और इन तीनों ने मिल कर के उस घरानों को, उस जगह को, उस म्यूज़िक को ऐसा जिया है, ऐसा जिया है कि मुझे बहुत नाज है, बहुत प्राउड है, बहुत फ़ख्र है कि मतलब कि कास्टिंग पे, सोच पे आभास ने इस शो को इतना खूबसूरत एंकर किया है। आभास गाता है, आभास बोलता है, आभास एक दिल की बात करता है। तो वो पूरा कॉम्बिनेशन, पूरी टीम का कॉम्बिनेशन, पूरे सेट का, पूरे म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन, नागेंद्र और अथिजीत ने ऐसा म्यूज़िक क्रिएट किया है कि लगता है कि मतलब कि है तो पुराना गीत, लेकिन उन्होंने नया रिक्रिएट किया, नए तरीके से बनाया है। तो वो एक बहुत मतलब देखने वाली चीज़ होगी, खूबसूरत चीज़ होगी। और मुझे लगता है कि शो लोगों के दिलों में उतरेगा, हर जनरेशन में उतरेगा। मतलब पुराने लोग एसोसिएट कर पाएंगे, नए लोग देख पाएंगे कि अच्छा ये गीत थे, अच्छा ऐसे गाया, इस तरह से नया कुछ उसका हुआ है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बहुत मतलब लगता है कि सुंदर होगा, बहुत प्यारा होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।